आज हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और यानी ईच पार्ट एटलीस्ट 30 मिनट का होगा। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली फॉर्मूले। सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। एंड थर्ड पार्ट में हम कवर करेंगे हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला। और फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एडी इफेक्ट ऑफ करंट, जिससे हम बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो हम करते हैं फर्स्ट पार्ट में, जिसमें फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है स्पीड, जो चार्ज है वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो इसे लिखिए करंट इज इक्वल टू, जो भी स्पीड की बात आती है तो हम क्या लेते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। अगर कहीं भी स्पीड की बात आ जाए तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं। हमने क्या लिखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज है हमारे पास q और फॉर्मूले टाइम, ये हमारे पास करंट। लेकिन हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, एक करंट होता है कांस्टेंट करंट और एक करंट होता है वेरिएबल करंट। एक तो होता है कि हमारे पास करंट वेरिएबल कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब करंट चेंज ना हो टाइम के साथ। अब कई बार क्या होता है करंट जो है टाइम के साथ चेंज भी हो जाता है। जैसे अगर मैं एक केस लूं कि करंट चार्ज इज इक्वल टू मी 2 sin ओमेगा t। ठीक है, हमारे पास और निकालना है यहाँ पर करंट। तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू मी dq अपॉन dt। हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के स्टेप में। इसे कहते हैं dq, अगर आ जाएगा dt आ जाएगा कुछ आता है d की फॉर्म में, तो इसे होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमारे पास जो साइन है, साइन होता है डिफरेंशिएशन जो है साइन का होता है cos नेगेटिव d 2 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय dt। टू कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में टू बाहर आ जाएगा यहाँ से, अंदर में से d sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय dt। sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो मैं लिखेंगे 2 cos ओमेगा t। अब बचा ओमेगा t, यहाँ पर t है तो t में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा, हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा cos ओमेगा t। ये हमारे पास क्या है, करंट है। क्लियर है इतना? यहाँ पर हमारे पास क्या था, चार्ज था टाइम पे डिपेंडेंट। चार्ज डिपेंड ऑन टाइम, चार्ज टाइम पे डिपेंड था। तो हम लिखेंगे चार्ज टाइम पे डिपेंड ना हो, बल्कि जो करंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट हो और हमसे चार्ज पूछ रहा है। देखो करंट डिपेंड ऑन, अगर मैं करंट लूं अरे डिपेंडेंट टाइम पे, इसका मतलब होता है करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है। हम क्या लेंगे यहाँ पे एग्जांपल ले लें, आई नॉट साइन ओमेगा t। ये हमारा करंट है और उससे हो जा रहा है जब हमारे पास टाइम t1 से चेंज हो रहा है t2 में, मतलब कि टाइम हमारा था 0 सेकंड और वो हो गया 2 मिनट हो गए। तो 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हो गया है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा t। t1 से कितना जा रहा है, मैं t1 और यहाँ t2, ये आई नॉट है। और इंटीग्रेशन करते समय जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं dt लिखेंगे क्योंकि टाइम का फंक्शन है। अब इसके इंटीग्रेशन कर देंगे, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये t पे वेरीफाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इसका पर टू कांस्टेंट में बाहर मिलेगा इसे
ये आई नॉट तो यहां से जाएगा, बाहर आ गया। हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया था cos ओमेगा टी प्लस का, लेकिन साइन का जो इंटीग्रेशन है वो था माइनस ओमेगा टी, मतलब माइनस cos ओमेगा टी होता है, माइनस cos ओमेगा टी। तो ये चीज गौर करना, यहाँ पर जब हमने ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया था तो उसे मल्टीप्लाई में लिया था डिफरेंशिएशन करते समय, लेकिन वही अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई में ना लेकिन डिवाइड में लेंगे, इससे जस्ट उल्टा, तो ओमेगा यहाँ नीचे आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास चार्ज 0 सेकंड से लेके 2 मिनट तक में कितना चार्ज कम होगा, ये आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, लिमिट दे दोगे यहाँ से t1 और यहाँ t2। फिर देखना प्लीज देख लो, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है कितनी वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है। जैसे कि हमारे पास एक सेमी कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब वो कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं, बैटरी लगानी होगी, कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो जितने भी हमारे पास कंडक्टर मेटल कंडक्टर से जो बहुत सारे एटम में करंट पास होते, क्या होगा? एटम इसी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एटम में पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस पॉजिटिव पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल्स। कर्नल्स अब हम जानते हैं कि हमारा पूरा एक एटम इस सोडियम का एटम मान लिया, अब सोडियम के एटम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, क्योंकि वैलेंस टाइम में पीएच बन होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, लेकिन जो पूरा एटम है और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब तो एक साथ है, तो ये तो थोड़ा कम होंगे, ये स्टेशनरी रहेंगे। तो जैसे करंट पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होते हुए इनसे टकरा जाएंगे, टकराने की वेलोसिटी वाले की बार-बार डिक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन निकला, हमने यहां पर क्या लिया, कर्नल्स ले लिए, ये बहुत सारे कर्नल्स ले लिए, मतलब इन सब में से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक दिखा रहा हूं, जैसे यहां से करंट पास हुआ, इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद मान लो ये आगे मूव होगा तो इससे टकरा जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर मान लो कि सिस्टम का आधा हम जब कुछ देर के लिए और रुकेगा, फिर नीचे चलना करते हैं, तो फिर यहां से मतलब फिर नीचे टकरा जाएगा, टकराने के बाद ये फिर यहां से स्टॉप हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो, ये फिर किस चलेगा, फिर टकराएगा, फिर चलेगा, ऐसे बार-बार टकराता रहेगा, फिर वेलोसिटी जीरो होगी और फिर चलना शुरू करेगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी। तो ऐसे केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बार-बार डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है और इंक्रीज होती है, और एट ये हमारा फिर क्रॉस करके बाहर आ जाता है। इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट में बार-बार ड्रिफ्ट होता है, और इसमें जो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं वो लेते हैं पावर 4 -4 मीटर पर सेकंड हम लेते हैं, क्योंकि जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती शुरू होती है उतनी ही इससे टकराना था, वेलोसिटी जल्दी जीरो, फिर जैसे वेलोसिटी बढ़नी शुरू होती है फिर टकराना, वेलोसिटी जीरो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहां से मूव टकरा जाएगा, मूव से फिर चल जाएगा, फिर टकराएगा, तो इसके कारण की जो एवरेज वेलोसिटी है वो लेते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं एक्सेलरेशन है वो है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहां पर वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस स्पीड से क्रॉस कर रहा है इसे हम जानते हैं, जो फोर्स है एमवी, ये फोर्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, और ये बराबर होता है क्यूई। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैंने बताया था। यहां से हम जानेंगे एक्सेलरेशन दिया जाएगा क्यू, क्यू क्या हमारे पास चार्ज है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन E अपॉन में n दिया गया हमारे पास एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन फॉर्मूले को यहां पुट कर देंगे, क्या है हमारे पास E अपॉन n इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इस टाइम को यहां से ट्रांसफर कर देंगे इधर, और इस टाइम को कह रहे हैं टाउ। तो क्या है हमारे पास रिलेटिव टाइम, रिलेटिव टाइम इसे कहते हैं टाउ। इस सिंबल को कहते हैं टाउ। ये जो हमारे पास नेगेटिव आता है
क्योंकि डिस्टॉर्शन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और ये हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर हम चार्ज नेगेटिव रखेंगे -1.6 सेंटीमीटर पर -92 कूलम, तो डिस्टॉर्शन क्या है, पूरी नेगेटिव रहेगी। जैसे आप एग्जाम में पॉजिटिव रेसिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो पोजीशन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी देर के लिए रेस्ट ले रहा है, मतलब दो बार मूव होने से पहले। जैसे कि ये एक बार यहाँ से मतलब हुआ, फिर सेकंड टाइम आया, और टकराने के बाद ये मतलब कितनी देर तक रुका, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कितना देर रिलैक्स किया और ये दोबारा चलना शुरू हुआ। फिर मतलब यहाँ एक बार टकराया है और यहाँ एक बार टकराया, तो इनके बीच में से कितना टाइम ले किया, कितने से रेस्ट किया, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और सिंबल है इसका टाउ, इस तरीके से नाम देंगे। हम बात करेंगे करंट की। अगर हमें वेलोसिटी देने पर वेलोसिटी करंट पूछा जाएगा कैसे निकालेंगे, तो जो हमारे पास करंट है वो होता है ए एन ई वी डी। ए हमारे पास क्या एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हमारे पास ये एक सरफेस एरिया है और करंट ऐसे क्रॉस होता है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। क्लियर है? अगर हमारे पास ये एरिया है और करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो हम परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या है, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ करंट। ठीक है, करंट का परपेंडिकुलर एरिया मतलब करंट जिस एरिया में क्रॉस हो उसको परपेंडिकुलर पार्ट लेना है मुझे। नेक्स्ट हमारे पास n यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मेरे पास ये मान लो इतना बड़ा कंडक्टर है, इसमें मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब कुछ ले लिया। अब मैंने लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है हम जानते हैं कि छोटे छोटे पार्ट में बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है इस छोटे से पार्ट के अंदर में, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम है और जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं n। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। e क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये रीडिंग नेट वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे निकाली है। इस स्थिति को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे a n, ये लिख लेना यहाँ पे, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। a n e और vd का क्या नाम है, e टाउ अपॉन n, e टाउ अपॉन n। जो जगह a n स्क्वायर e टाउ अपॉन n, a n e स्क्वायर e टाउ अपॉन n। ये हमारे पास आगे करंट की फॉर्मूला है। पहले हमने बताया जब हमारा करंट कांस्टेंट हो, दूसरा जिसमें करंट चेंज हो रहा हो हम चार्ज पूछा जाए, और तीसरा जिसमें यूनिट वेलोसिटी दे दी जाए और पूछा जाए करंट कितना होगा। क्लियर है एकदम? देखो अब हम करेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मान लो मैं भी मूव हो रहा हूँ, यहाँ पे क्या तूफान आ रहा है, तो आंधी या हवा आने पे क्या होगा, मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मैं आगे चलना चाह रहा हूँ पर आगे हवा आ रही है, मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी ना, तो इसका बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है किधर जाना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकली, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, अब पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपना अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे आगे जाएगा आगे जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये क्या होगा कि चार्ज इस तरह की होती है, जुड़ जाएंगे अटैच करके हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, मोबिलिटी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, वो कितना तेज चल पा रहा है अपने डेस्टिनी की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाना चाह रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चला गया। तो ये हमारे पास मोबिलिटी। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़े या घटे, दोनों केस में मोबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस
टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, चाहे टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मोबिलिटी हमेशा डिक्रीज ही होगी। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो ये हमारे पास ट्यूब है, ये क्यूब ही मैं अलग अलग साइज के ले रहा हूं, मैं इसे क्यूबॉइड कह सकते हैं। ये ले लिया और ऊपर से इसमें करंट फ्लो किया, करंट से बाहर आया। ओके, नेक्स्ट नाम दिया ए बी सी डी ई, कितना ले लिया और ये करंट हमारे पास आई फ्लो हो रहा है। अब मैं पूछूंगी इस केस में करंट डेंसिटी क्या होगी? तो जो करंट डेंसिटी है इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। जब करंट डेंसिटी बोले वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हमारे पास करंट डेंसिटी है, मुझे यहां से निकालना करंट। करंट क्या जाएगा? करंट डेंसिटी डॉट एरिया। हम करेंगे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास है cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं j a cos थीटा। ओके, cos थीटा का वैल्यू का मीनिंग यूज दिया है ताकि हमारे पास जो करंट है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। जैसे परपेंडिकुलर इसके ऊपर अगर मान लो मैंने एक ऐसे सरफेस एरिया लिया और ये करंट कुछ इस तरीके से पास किया हमने, ये हमारा सरफेस एरिया है, ये करंट पास हो रहा है इससे। अब मैं चाहता हूं कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये तो इसके परपेंडिकुलर है नहीं, तो ज्यादा एंगल देख सकते आप यहां से तो ज्यादा एंगल ये परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, तो हमें परपेंडिकुलर एरिया लेना है। अब मैं देखूंगा कि जो सरफेस एरिया है इसका एरिया वेक्टर कितना है। क्या करता है, अगर हमें किसी भी सरफेस पे एरिया वेक्टर निकालना है तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर पीछे देखें ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये है। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर देखूं तो परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड। इसके थ्रू तो कोई ना आउटवर्ड है ना इनवर्ड है। यहां पे क्यूब है, क्यूब में ये तो अगला वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा पड़ा है ना, तो ये वहां से इनवर्ड है, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहां से एरिया वेक्टर ले लिया आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, एरिया वेक्टर है। और हमने क्या पढ़ा कि भाई जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के, ये करंट परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस एरिया के। इसकी भी क्या होता है हमारे पास थीटा है। हम क्या करेंगे इस एरिया का कंपोनेंट भी लेंगे, मतलब इस एरिया का कितना कंपोनेंट है इस साइड में, ये a है और जिस साइड पे एंगल बनी उस साइड हम कहते हैं cos थीटा। तो जगह a cos थीटा। क्लियर है ना? यहां से हमारे पास ये हो गया करंट डेंसिटी और ये a cos थीटा, क्योंकि एरिया का हमारे पास ये हो गया पूरा, ये हमारे पास वही करंट है। अगर करंट डेंसिटी दिया हो और एरिया दिया हो और उसे दूसरा प्रिंसिपल की फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर है ना? जैसे मैं इस केस में बात करूं करंट डेंसिटी, करंट क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे हमारा करंट डेंसिटी इक्वल टू अगर मैं यहाँ बात करूं करंट क्या होगा इस तरह केस में, अगर इस तरह केस में करंट, अगर मैं इस तरह केस में करंट देखना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी a cos थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर मैं इस तरह केस में करंट निकालना चाहूँ तो हो जाएगा इस तरह केस में निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एरिया क्या है हमारे पास, ये वाला सरफेस है और करंट भी इस तरीके से हो रहा है। इस वाले सरफेस का एरिया लेंगे हम, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि क्यूब नहीं है ये क्यूबॉइड है, मतलब इसके सरफेस चेंज होता है। तो ये कह लो एक ऐसा पॉइंट लेंगे लेकिन जिसका साइड डिफरेंट साइड्स, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि करंट जो है इसके परपेंडिकुलर है। नीचे वाले सरफेस के परपेंडिकुलर है या नहीं ये बता दें, लेकिन ऊपर वाले का पता है। हम क्या लेंगे, ये वाला सरफेस एरिया लेंगे। सरफेस एरिया क्या है इसका, ए बी सी डी है,
मैंने एरिया एबीसीडी एरिया कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एरिया, एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे एरिया, किधर है इतना, प्लीज मेक नोट। बराबर इसमें केस में मैं निकाल करता हूं, मान लो कि मेरी इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी के थ्रू और मैं इसमें निकालना चाहता हूं रेजिस्टेंस। मुझे पता है कि वोल्टेज V है, V ले लिया हमने, V इज इक्वल टू V आई आर, ये होता है फॉर्मूला, क्लियर है। और मैं इसमें कर देता हूं रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा I, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, रो L अपॉन में E। तो आपको याद रखना है जो लेंथ है वो कौन सी लेंथ होगी, करंट के अलावा, मतलब करंट हमारे पास ऐसे आ तो लेंथ हम ये वाली लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली एकदम सीधी वाली लेंथ जैसे जिसके पहले करंट फ्लो हुआ है। तो हम ले लेंगे ए लेंथ क्या हो जा रहा है यहाँ पे आई रो ए ई डिवाइड बाय, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर वाला मिलेगी ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्लियर है इतना, प्लीज देखो। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रू एन अपॉन में ए, यहाँ पर रू के रेजिस्टेंस की है सिंपली ए एरिया है और एन लेंथ है, ओके। अगर हम बात करें कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी है ये होता है n अपॉन में n e स्क्वायर टाउ। आपको पता है n पर मास इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कर्नल से टकराता है या पॉजिटिव पार्ट से टकराता है तो वो कितनी देर में रिलैक्स देता है, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारे पास क्या टाउ का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा विद टेंपरेचर। तो इसलिए हम यहाँ पे 4 मेटल या फिर मेटल इनके केस में क्या होता है, हम जानते हैं कि मेटल के अंदर भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। तो जब मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते क्योंकि उससे पहले से सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेंपरेचर, तो टेंपरेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मल्टीप्लाई हो जाना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। लेकिन जो टाउ है, टाउ का रिफ्लेक्शन टाइम है, अब जैसे ही टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो जितना तेजी से मूव होगा उतना ज्यादा बार टकराएगा, उतना ज्यादा बार मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो और डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये एक कर्नल से, ये एक कर्नल से, ये एक कर्नल से, अभी हम यहां पे टकराया, हम टकराया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है, जैसे ही टकराया टकराते के साथ फिर से मूव हुआ, फिर टकराया, फिर मूव हुआ, फिर टकराया। तो इसके लिए क्या हुआ, टेंपरेचर बढ़ते ही जितना देर रेस्ट होता था ना वो डिक्रीज हो गया, अब वो रेस्ट करने का टेंपरेचर निकाला से टकराते के साथ में कुछ करना पड़ता है क्योंकि टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जैसे देखो मान लो कहीं पर आग लग जा रहा है, आपको फंस जाए तो अगर मान लो अगर वो किसी से टकरा गए तो आग भी तो बढ़ना, अगर दूर गए तो और चलेगा, वो वहां पे हम शुरू करेगा, फिर टकराएगा तो किसी से बढ़ना शुरू करेगा। तो ये वही चीज है कि जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाता है जो रिलेक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो टेंपरेचर डिक्रीज होने में क्या होता है, जो टाउ है वो डिक्रीज हो जाता है। और आपको पता है कि नेचुरल क्वांटिटी डिक्रीज होगी, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होता है रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टिविटी बढ़ने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो आप याद रखना टेंपरेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस टाइम डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस केस में मेटल के केस में वही अगर आप बोलो टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो टेंपरेचर डिक्रीज करने पे इसका कुछ उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटर के लिए तो सेमीकंडक्टर,
सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, हम जानते हैं कि आप सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे मतलब सेकंड टाइम पढ़ोगे कि सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है इस केस में, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इस केस में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए जिसके कारण जब टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर से, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है लेकिन बहुत कम बाहर निकलते हैं। जैसे टेंपरेचर में सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, जबकि टेंपरेचर बढ़ाने के लिए भी तो उतना चाहिए लेकिन ये उतना इसी कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है, तो इसका इफेक्ट नेगेटिव देते हैं। यहां पर मैं क्या किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव किया था, इंक्रीज नेगलेक्टेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर इंक्रीज होने के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इसमें नेगेटिव क्या है क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ताप को इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो इसकी कंपैरिजन बहुत कम होगा। तो यहाँ पर कहेंगे अगर हम टेंपरेचर इंक्रीज किया, टेंपरेचर किस तरह के होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, अगर ये इंक्रीज होके बढ़ जाएगा तो जब हमारा रेजिस्टिविटी है क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। जो कि हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई वायर है या मान लो कोई वायर है, हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, या फिर कंप्रेस करते तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी लगता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रिंटिंग कितना आपको सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, अगर हमारे पास लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो इस केस में रेजिस्टेंस जो है, नया रेजिस्टेंस ये आर के नया रेजिस्टेंस है, ये बराबर होगा आर अपॉन में जो होगा एन स्क्वायर आर, रेजिस्टेंस जो है वो एन स्क्वायर टेन से बढ़ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो मैंने उसे ऐसे कर दिया जब 2 मीटर कर दिया मैंने, अब जब मैंने वायर को लंबा कर दिया इसका मतलब क्या है, अब वायर पतला हो गया होगा, वायर पतला होगा, जब मैंने वायर को लंबा किया इसका मतलब क्या है कि जो वायर पतला हो गया होगा, अगर वायर पतला हो गया है तो पतली सी जगह में इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना ज्यादा मुश्किल होगा, और ज्यादा मुश्किल आ रही है तो मतलब क्या रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारे पास लेंथ इंक्रीज होने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है n स्क्वायर टाइम्स। ओके, अगर हमारे पास क्या हो रहा हो, यहाँ पर अगर लेंथ डिक्रीज हो रहा हो, जितने भी टाइम्स लेंथ में चेंज है ना आपको वहां पर रखना, जैसा कि बोला जाए कि लेंथ हो गया 5 गुना तो बस आप 5 डाल देना, अगर बोला जाए कि लेंथ हो गया आधा तो क्या होगा आधा 1/2 का, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे रेडियस की चेंज की, अगर हमारे पास बस ये लेंथ की चेंज होने पे है, लेंथ चेंज हो रहा है n टाइम्स, या तो मैंने क्या लिखा है, लेंथ चेंज हो रहा है n टाइम्स, तो नया रेजिस्टेंस जो है पुराने रेजिस्टेंस के n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अगर हमारे पास रेडियस चेंज हो रहा है n टाइम्स, तो रेडियस जब होगा आधा होगा, इसमें आपको डायग्राम इसलिए क्या होगा, इसकी रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। अगर रेडियस कम हो रही है तो रेडियस चेंज होने पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि लेंथ भी चेंज होने पर फर्क पड़ा है। यहाँ पर रेडियस अगर चेंज हो तो क्या होगा, यहाँ पे नया रेजिस्टेंस हो जाएगा n की पावर 4। इतना हमारे पास रेडियस आधा होगा तो यहाँ देखिए 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या होता है रेडियस आधा होगा मतलब क्या है कि वायर पतली हो गई है, और वायर पतली मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या है आधार की तो पावर सारी ऊपर चली जाएगी, यहाँ से 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, 1/2 ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास नया रेजिस्टेंस। और अगर हमारे पास कभी ऐसा बोला जाए
कि लेंथ में चेंज हो रहा है 2% का, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा। और कहीं ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या लेना है, अभी मैंने बताया आपको कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टेंपरेचर बढ़ने पे क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। सेमीकंडक्टर के लिए और मेटल के लिए, इंसुलेटर के लिए, अलॉय के लिए आपसे टेंपरेचर के लिए हम बात करते हैं कि अगर मैं कभी ऐसा बोल रहा हूँ कि लेंथ में 2% का चेंज आ रहा है, 10% का चेंज आता है, तो लेंथ में 0.03% का चेंज आ रहा है, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसमें कैसे लिखते हैं, PR हमने कहा मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A हमने n into 100। ये हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज, तो ये लेंथ का परसेंटेज चेंज है, लेंथ का चेंज हो रहा है। अब है बोला जाए लेंथ में 2% का चेंज हो रहा है, तो बताओ इसको क्या करना, दो तो क्या होगा, दूसरे में जाकर 4% चेंज होगा रेजिस्टेंस में। तो ये क्या है, जो हमारे पास लेंथ में चेंज अप टू 10% दिया हो कि भाई लेंथ में चेंज 6% का 7%, अगर 10% का चेंज दिया हो तब इसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ ज्यादा चेंज आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपसे ज्यादा चेंज पूछ रहा है तो वो होता है हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारे पास मतलब लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस माइनस में रेजिस्टेंस बात में था डिवाइड बाय जो हमारे पास रेजिस्टेंस है जो शुरुआत में था मल्टीप्लाई में 100। ये हमारे पास रेजिस्टेंस से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ किसी भी चीज के लिए तो वो होता है हमारे पास आपकी मतलब रेजिस्टेंस है टेंपरेचर T इज इक्वल टू में आपने ब्रैकेट में 1 प्लस के होगा डेल्टा T। ओके, ये तब जब आपको रेजिस्टेंस चेंज हो रहा हो, यहां पर अल्फा क्या है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, टेंपरेचर कोएफिशिएंट। तो मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं कि पहले ये RT इसको मल्टीप्लाई करो तो R प्लस में R प्लस क्या आएगा, तो R माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो R नॉट हमने निकाला वो R नीचे और ये डेल्टा T नीचे हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा अल्फा। ये डेल्टा T का T2 माइनस T बने T2 माइनस T1। यहां पर आपका फाइनल टेंपरेचर क्या है T है और इनिशियल टेंपरेचर क्या है 0 है। तब यहां पर तो आप यहां पर सीधा T लिख सकते हैं, तो क्या हमारे पास RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 T। ये हमारे पास क्या आ गया अल्फा आ गया। ओके, कई बार क्या होता है आपको दो मैट्रिक के लिए एक इंफॉर्मेशन दी होती है कि एक ही मैट्रिक के लिए डिफरेंट टेंपरेचर के लिए इंफॉर्मेशन दी होती है। तो आप क्या करना, पहली इंफॉर्मेशन से तो अल्फा निकाल लेना और दूसरी इंफॉर्मेशन में जब दोबारा से एक फॉर्मूला लगाना और अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। मान लो पहले इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इस टेंपरेचर पे रेजिस्टेंस कितना है और इस टेंपरेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, तो अल्फा वैल्यू निकालना किस केस से, जब अल्फा निकालोगे जब दूसरा केस क्या होगा ना कि फाइंड टेंपरेचर एट दिस टेंपरेचर, जैसे मैं लिखूं ये हमारे पास जाएगा अल्फा ये आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन लिखना कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि कोई मैटर है मैग्नीशियम ठीक है, एलॉय है मैग्नीशियम है, एलॉय है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, मैग्नीशियम हमने अब इसके मैंने लिखा जो 100 डिग्री सेल्सियस है तो टेंपरेचर हमारा रेजिस्टेंस हमारे पास 50 हो, तो हमारे पास R 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेंपरेचर 100 हो। क्लियर है। उसके बाद हम पूछ रहा हूं पहले R 30 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो फिर T निकालो टेंपरेचर फाइंड करना है।
तो पहले दो इक्वेशन से क्या करोगे, यहाँ पुट करोगे, आपको देखो आरटी पता है, आपको आर 100 पता है, आपको किसी क्या लगाना आर 100 बराबर में आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस में करना। अब क्या है यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर चेंज कितना है यहाँ से 100 का चेंज है, तो मैं डिग्री 100। अब यहाँ से ऊपर निकाल सकते हैं क्योंकि आर 100 पता है 50 है, आर 50 है 100 है, यहाँ से ऊपर निकाल सकते हैं यहाँ से ऊपर निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे दीवार के, तो ये निकालना है आरटी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस में करना डेल्टा टी। यहाँ पर हमारे पास क्या है आरटी हमें पता 5 ओम है, 5 ओम 100 ओम है, 100 ओम ब्रैकेट में 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, इसमें यहाँ अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो देखिए चेंज इन टेंपरेचर है, यहाँ पर टेंपरेचर चेंज कितना है, कितना आएगा यहाँ नेगेटिव, यहाँ से हमें ये वैल्यू तो पता ही है, यहाँ से भी निकाल लेंगे आराम से, क्लियर है ना। अब यही इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली, यही इक्वेशन से रेस्ट्रिक्टिव के लिए पूछ लेते हैं, रेस्ट्रिक्टिव के लिए यहाँ पे हम ये इक्वेशन रो टी इज इक्वल टू में रो नॉट ब्रैकेट में प्लस टी अल्फा डेल्टा टी, डी इसके लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव के लिए बिल्कुल एक इक्वेशन है, जैसे इसको सॉल्व किया जैसे यहाँ सॉल्व करना है, लेकिन आपको कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ही टेंपरेचर कोएफिशिएंट दे दिया जाता है और वह वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाती है, लेकिन वो केवल क्या होता है क्वेश्चन वो दिया होता है हमें केल्विन में, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो दिया होता है सेल्सियस में, मतलब ये टेंपरेचर ही सेल्सियस में दिया होता है, जबकि अल्फा डेल्टा को केल्विन में, तो आपको क्या करना है इस जो अल्फा है इसे भी सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना है। आपको बताइए केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन, केल्विन है हमारे पास 273 प्लस सेल्सियस, ओके, तो आपको जो अल्फा केल्विन में दिया होगा तो ये कर लेना, ये कर लेना, ओके, या आपको टेंपरेचर को सेल्सियस को केल्विन में कर लेना, यहाँ से सेल्सियस को दिया होगा फिर उसको माइनस कर लेना, बस इतना क्लियर है। इसमें नोट हम बात करेंगे ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेंपरेचर, मेटल के लिए क्या होगा, वाई के लिए क्या होगा और सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टिविटी है और यहाँ पर टेंपरेचर है, टेंपरेचर रेजिस्टिविटी यहाँ पर भी हमारे पास है रेजिस्टिविटी और टेंपरेचर। आपको समझ क्या हमारे पास मेटल है, मैग्नीशियम कॉपर और जिंक कुछ भी है, बस मेटल को तो ग्राफ इस तरीके से आता है, क्लियर है। अपना हमारे पास हम सेमीकंडक्टर दिया हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, सेमीकंडक्टर उसके बाद अगर हमारे पास अलॉय है, अलॉय तो हमारे लिए ग्राफ होगा ये अलॉय के लिए ग्राफ है। मैं एग्जांपल तो अलॉय की नाइट्रोजन कांस्टेंट अगर मैं एग्जांपल सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन जर्मेनियम और मेटल का आप जानते हैं जिंक कॉपर सोडियम मैग्नीशियम सारे हमारे हैं मेटल है, जब गोल्ड सिल्वर इसके लिए सब मेटल है हमारे पास, तो ये जिंक के लिए ग्राफ है। हम बात करेंगे कलर कोडिंग की, मतलब जो रजिस्टर में कलर कोडिंग कैसे की जाती है, कलर सिंबल लिखा ब्लैक फर्स्ट हमारे पास ब्लैक, नेक्स्ट ब्राउन, रेड, ऑरेंज,
येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, यहाँ तो हम पहले कलर सिंगल लिख रहा हूँ उसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पर नो कलर, जब कोई भी कलर ना हो। ओके, इसके लिए वैल्यू आपको याद रखना बहुत इजी है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ये होता है अपने देश के नंबर आपको क्या करना है, बस नीचे लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, गोल्ड, सिल्वर। ओके, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और लास्ट में ब्लू कलर। ओके, अब यहाँ लिखिए नंबर, नंबर यहाँ पर सीधे लिखने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इसलिए कोई नंबर नहीं है। ओके, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये ब्लू के लिए, वायलेट, गोल्ड, व्हाइट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और ब्लू कलर के लिए कोई नंबर नहीं दिया है। ठीक है, अगला लिखेंगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का क्या करते हैं, नहीं तो 10 की पावर से 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, ऐसे सब 10 की पावर 9 ले जाओगे। इसके बाद आपका यहाँ पर टोन रेंज ये हमारे पास क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं कितना परसेंट का एफ हो सकता है, कितना परसेंट चेंज हो सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। तो वो सिर्फ नीचे के तीन के लिए होता है 5%, 10% और 20%। ओके, शुरुआत के दो नंबर हम यहाँ से लेते हैं और थर्ड नंबर यहाँ से नंबर यहाँ से क्लियर है। जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, ये कोई रंग है आपको लीजिए, रंग का डिग्री और ये। ओके, ये हमारे पास क्या है, रेड है, ये ब्लू है, ये हमारे पास क्या है, ब्राउन है, और ये हमारे पास गोल्ड है। थोड़ा सा पूछा जाता है कि इस जो रजिस्टर है इसका रजिस्टर कितना है। आपको जरूरत नहीं है कि रजिस्टर बना के मिला आपसे तो
इसे कहते हैं करेक्टनेस। तो क्या करोगे, रेड के वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, यहां पर होगी 2। ब्लू के नंबर क्या है आपके पास ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लू के लिए 6 है। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था शुरुआत के 2 कलर के नंबर हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे ब्राउन है, ब्लैक, ब्राउन। पहले ब्लैक है बी एल ए सी के, अगला है ब्राउन। तो ब्राउन के लिए 10 की पावर 1 है, हम तो 10 की पावर 1। उसके बाद क्या गोल्ड है, मैंने आपको बताया था जो चौथा कलर होता है वो क्या होता है प्लस माइनस। तो पता है कि कितना हमने गलत मेजर कर दिया ऊपर या नीचे। ओके, तो ये गोल्ड हमारे पास गोल्ड के लिए टोलरेंस ये हमारे पास 5%। गोल्ड सिल्वर और ब्लू कलर के लिए नहीं नंबर होता है, नहीं मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ टोलरेंस के साथ क्या लेंगे प्लस माइनस 5%। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हुआ 260 ओम, मतलब प्लस माइनस 5%। इतना ज्यादा है तो कितना कम हो जाता है। ये हमारे पास चलो तक कवर हो गया पूरा। देखते हैं अब हम करेंगे किरचॉफ लॉ। इसे कहते हैं केवीएल। किरचॉफ के 2 लॉ है, एक केवीएल है एंड नेक्स्ट है केसीएल। केवीएल को हम लूप लॉ में कहते हैं, लूप लॉ। ऐसे हम जंक्शन लॉ कहते हैं, जंक्शन लॉ। जो केवीएल है इसके जो प्रिंसिपल है कि ये किस लॉ पे बेस्ड है, केवीएल बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब करेंगे केवीएल। केवीएल को लूप लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे अप्लाई किया जाता है लूप के ऊपर। और क्या करना है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, बैटरी और ये रेजिस्टेंस, बैटरी का पोटेंशियल एरिया हमने ई, रेजिस्टेंस एरिया हमने हां, ये पॉइंट एरिया में ए और ये पॉइंट एरिया में बी। मैं चाहता हूं कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का, और हमने एक पाथ चूज कर लिया कि नोटिस है जो हम पाथ चूज करेंगे तो बोलते हैं किरचॉफ पाथ। किरचॉफ पाथ बैटरी है, बैटरी से करंट निकला तो आप देख सकते हो कि करंट जाता है इस तरीके से। हमने कौन सा पाथ चूज किया है, इसमें हम कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं क्योंकि बैटरी का नेगेटिव करंट है और इधर पॉजिटिव करंट है। हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो हम क्या लेंगे ई लेंगे। ये पहले ले लिया बी ए क्योंकि पहले क्या था बी ए आता और यहां पर करंट चाहिए तो हम लेंगे बी ए। हमें पता नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब इससे कोई स्टेप नहीं लगना है। उसके बाद क्या होगा, हम इधर गए मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, हम इंक्रीज हुए, हम बढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे यहां पे प्लस ई। उसके बाद जो करंट है आपको पता है ये जो करंट है वो फ्लो होता है, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव करंट हुआ यहां पे आई, फिर यहां आई आर। अब कहां पहुंचे बी पहुंच गए तो नेगेटिव बी बी, तो हमारे पास बी माइनस बी ये आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा आई आर, तो ये माइनस हो जाएगा ई। ये हमारा सारे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब यही चीज हम इसके लूप में कर सकते हैं, जैसे मैं कैसे डायग्राम लूं,
ये ले लिया, यहाँ पर ले लिया ए और यहाँ पर ले लिया बी। चलिए यहाँ पर मेरे साइड एक और रेजिस्टेंस ले लूंगा, ठीक है। इसे मैंने क्या दिया R1, इसे क्या दिया R2, इसे क्या दिया मैंने R3, इसे क्या दिया E1 वैसे E2। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये इसके पोटेंशियल निकालो तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ऐसा पाथ चूज करना है जिसमें ए से ए के बीच में पहुंच जाए। तो अगर मैं यहां से ऐसे जाना शुरू करूं ऐसे, तो मैं ए से बी तक पहुंच जाऊंगा ना। और अगर मैं नीचे से जाना शुरू करूं तो मैं ए से बी तक पहुंच जाऊंगा। तो पहले हमारे पाथ सॉल्व करो, फिर नीचे के पाथ सॉल्व करूंगा। मैंने ये पाथ चूज किया है, अगर ये बैटरी के पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मैं ऐसे जाता हूं। ओके, मैं जा रहा हूं ऐसे, तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मैं डिक्रीज हो रहा हूं, मैं क्या करेंगे नेगेटिव ए, क्योंकि हमने ए से शुरू किया था और हम डिक्रीज हुए -e2। उसके बाद क्या हुआ, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस और करंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। करंट होगा एक्स से लोअर की तरफ, हम जा रहे हैं लोअर से, करंट होगा ना हायर से लोअर की तरफ। ये बैटरी है, इस तरीके से करंट आएगा हायर से लोअर की तरफ और हम जा रहे हैं लोअर से हायर की तरफ। और ऐसे हमारा मतलब हम क्या बढ़ रहे हैं, और हम बढ़ रहे हैं तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पास से बीडी पे यहाँ से हम बीडी माइनस बीडी से निकालेंगे और ये चीज हम सिमिलर यहाँ से करेंगे। दोनों में इसमें हमारे पास बीडी माइनस बीडी सेम आएगा। इसमें एक नोट